पढ़ने वाले हैं कर्मचारी हित निधि एवं कल्याण से संबंधित प्रश्न। रेलवे विभाग में प्रमोशन के लिए होने वाली एलडीसीई परीक्षा में अक्सर इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और रेल विभाग में काम करते हैं तो इन प्रश्नों की जानकारी होना अति आवश्यक है। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं कर्मचारी हित निधि एवं कल्याण से संबंधित प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, रेलवे कर्मचारी हित निधि रेलवे में कब से शुरू किया गया? सन 1931 से, फ्रॉम द ईयर 1931। स्टाफ बेनिफिट फंड किस स्तर पर मेंटेन होता है? क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर, एट जोनल रेलवे लेवल। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर कर्मचारी हित निधि को कौन संचालित करता है? हु ऑपरेट्स द स्टाफ बेनिफिट फंड ऑन जोनल रेलवेज? केंद्रीय कर्मचारी हित निधि समिति, सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्मचारी हित निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड? कर्मचारी व उनके बच्चों को खेल, शिक्षा व अन्य गतिविधियों में वित्तीय सहायता ऑब्लिक सुविधा उपलब्ध कराना। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस facilities for education, sports and other activities to staff and their children. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कर्मचारी हित निधि को कहाँ कहाँ से निधि प्राप्त होती है? मतलब कर्मचारी हित निधि का जो फंड है वो कहाँ कहाँ से हमको मिलता है? Whose are the sources of staff benefit fund? जुर्माने से प्राप्त सभी रकम, अराजपत्रित कर्मचारी के समय रहित भविष्य निधि पर बोनस व 3 वर्ष से ज़्यादा के अप्रदत्त वेतन। ऑल रिसिप्ट फ्रॉम फाइन्स, ऑल रिसिप्ट फ्रॉम फॉरफिटेड पीएफ बोनस ऑफ नॉन गस्टेड एम्प्लॉयज एंड अनपेड वेजेस बियॉन्ड 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा कर्मचारी हित निधि में कितने रुपए का योगदान दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष प्रति कर्मचारी 500 रुपये का योगदान किया, एवरी ईयर ₹500 पर कैपिटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली 500 रुपये की राशि कब जमा की जाती है? When does the amount of ₹500 per capita given by the government every year get credited? प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को, ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2010-11 में कर्मचारी हित निधि में प्रति व्यक्ति के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? हाउ मच पर कैपिटा अमाउंट इज अलॉटेड टूवर्ड्स द स्टाफ बेनिफिट फंड फॉर द ईयर 2010 और 11? ₹500 पर कैपिटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रति व्यक्ति के लिए ₹500 की राशि कर्मचारी हित निधि में किस आधार पर आवंटित की जाती है? प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को कार्यरत कर्मचारियों के आधार पर, बेस्ड ऑन द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ नॉन गस्टेड एम्प्लॉयज एज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को कर्मचारियों की गणना में कर्मचारी हित निधि में किन किन कर्मचारियों को शामिल किया जाता है? Which categories of staff are included for calculation of employees as on 31st March for the purpose of staff benefit fund? आंसर है अराजपत्रित, स्थायी व अस्थायी कर्मचारी एवं आरपीएफ स्टाफ जो कि 31 मार्च को कार्यरत हैं। नॉन गस्टेड परमानेंट एंड टेम्परेरी एम्प्लॉयज इंक्लूडेड आरपीएफ स्टाफ who are on roll as on 31st March. क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को कर्मचारी हित निधि में जो फंड जमा किया जाता है वह अनंतिम होता है या अंतिम? इज द फंड क्रेडिटेड टू स्टाफ बेनिफिट फंड ऑन द 1 अप्रैल एवरी ईयर आर प्रोविजनल आर फाइनल? तो हमारा जो फंड होता है वो प्रोविजनल होता है, अनंतिम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्मचारी हित निधि के तहत प्रति व्यक्ति के लिए शिक्षा पर कितनी राशि आवंटित की जाती है?
तो वह राशि है 72 रुपये 75 पैसे प्रति कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्मचारी हित नीति के तहत ग्रेड पे 1800 व नीचे में कार्यरत कर्मचारियों की लड़कियों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति कितनी राशि आवंटित की जाती है? वर्ष 2010-11 के लिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति कर्मचारी। हाउ मच अमाउंट इज अलॉटेड फ्रॉम स्टाफ बेनिफिट फंड towards scholarship for higher education of girls child of staff in GP 1800 and below, rupees 100 per employee in the year 2010 and 11। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्मचारी हित नीति के तहत खेल कूद के अलावा अन्य मनोरंजन कार्यों हेतु कितनी राशि आवंटित है? ₹22.25 प्रति कर्मचारी। हाउ मच अमाउंट इज अलॉटेड फ्रॉम स्टाफ बेनिफिट फंड टूवर्ड्स रिक्रिएशन अदर देन स्पोर्ट्स? ₹22.25 पर एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टाफ बेनिफिट फंड के तहत सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु कितनी राशि आवंटित की जाती है? ₹10.50 प्रति कर्मचारी। हाउ मच अमाउंट इज अलॉटेड फ्रॉम स्टाफ बेनिफिट फंड टूवर्ड्स प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज? ₹10.50 पर एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर्मचारी हित नीति के तहत विपत्ति से राहत व बीमारी आदि हेतु कितनी राशि आवंटित की जाती है? ₹50। हाउ मच अमाउंट इज अलॉटेड फ्रॉम स्टाफ बेनिफिट फंड टूवर्ड्स रिलीफ ऑफ डिस्ट्रेस sickness etc? ₹50। क्वेश्चन नंबर 17, है, स्टाफ बेनिफिट फंड के तहत महिला सशक्तिकरण गतिविधियों हेतु कितनी राशि आवंटित की जाती है? तो ₹30 प्रति कर्मचारी। हाउ मच अमाउंट इज अलॉटेड फ्रॉम स्टाफ बेनिफिट फंड टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविटीज? ₹30 पर एम्प्लॉय, ₹23 पर एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर्मचारी हित नीति के तहत विविध कार्यों हेतु कितनी राशि आवंटित है? ₹10.50 प्रति कर्मचारी। हाउ मच अमाउंट इज अलॉटेड फ्रॉम स्टाफ बेनिफिट फंड टूवर्ड्स मिसलेनियस एक्टिविटीज? ₹10.50 पर एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर्मचारी हित निधि के तहत खेल कूद गतिविधियों हेतु आवंटित राशि क्या है? ₹20 प्रति कर्मचारी। हाउ मच अमाउंट इज अलॉटेड फ्रॉम द स्टाफ बेनिफिट फंड टूवर्ड्स स्पोर्ट एक्टिविटीज? ₹20 पर एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 20, कर्मचारी हित निधि के तहत स्काउट गतिविधियों हेतु आवंटित राशि क्या है? ₹13.50 प्रति कर्मचारी। हाउ मच अमाउंट इज अलॉटेड फ्रॉम स्टाफ बेनिफिट फंड टूवर्ड्स स्काउट एक्टिविटीज? ₹13.50 पर एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर्मचारी हित निधि के तहत होम्योपैथिक चिकित्सा हेतु आवंटित राशि क्या है? ₹22.50 प्रति कर्मचारी। हाउ मच अमाउंट इज अलॉटेड फ्रॉम स्टाफ बेनिफिट फंड टूवर्ड्स होम्योपैथी ट्रीटमेंट? ₹22.50 प्रति कर्मचारी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर्मचारी हित निधि के तहत प्राकृतिक आपदा द्वारा होने वाली विपत्ति से राहत हेतु आवंटित राशि क्या है? ₹18 प्रति कर्मचारी। हाउ मच अमाउंट इज अलॉटेड फ्रॉम स्टाफ बेनिफिट फंड्स टूवर्ड्स रिलीफ इन टाइम ऑफ क्राइसिस अराइजिंग आउट ऑफ
नेचुरल कैलामिटीज 18 रुपये पर एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 23 है, कर्मचारी हित निधि के तहत रेल कर्मचारियों के मानसिक अथवा शारीरिक रूप से पीड़ित बच्चों के, विशेषकर लड़कियों के प्रशिक्षण हेतु आवंटित राशि क्या है? 27 रुपये प्रति कर्मचारी। हाउ मच amount is allotted from staff benefit fund towards training of mentally oblique physically challenged ward especially girl of railway employees? ₹27 पर एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर 24, क्या केंद्रीय कर्मचारी हित निधि कमेटी बैठक एक मत का पैसा दूसरे मत पर खर्च कर सकती है? आंसर हाँ, परंतु कुल रकम का 25% से ज़्यादा नहीं कर सकती। Whether the Central Staff Benefit Fund Committee is empowered to reappropriate funds amongst different heads oblique activities? Yes, but not exceeding 25% of total amount. क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय कर्मचारी हित निधि समिति किन मदों का पैसा अन्य मदों पर खर्च नहीं कर सकती? शिक्षा, खेलकूद व स्काउट गतिविधियों पर आवंटित राशि को अन्य मदों पर खर्च नहीं कर सकती। फंड्स अंडर व्हिच हेड or activities cannot be reappropriated by Central Staff Benefit Fund Committee. Fund allotted for education, sports and scout activities. क्वेश्चन नंबर 26, कर्मचारी हित निधि से संबंधित स्टेशनरी, फॉर्म्स, पोस्टेज चार्ज तथा अन्य खर्चों का वहन कौन करता है? रेलवे राजस्व करता है। Where shall the cost of stationery, printing, charges of forms, postage charges and other expenses related to staff benefit fund borne from railway revenue? क्वेश्चन नंबर 27, कर्मचारी हित निधि की बैठक के समय खान पान पर किया गया व्यय कहाँ से होगा? कर्मचारी हित निधि से। Where shall the expenditure incurred from refreshment during staff benefit fund meeting borne from staff benefit fund? क्वेश्चन नंबर 28, कर्मचारी हित निधि का प्रबंधन कौन करता है? प्रधान कार्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा कर्मचारी हित निधि का प्रबंधन किया जाता है। एक कमेटी फॉर्म्ड बाय हेड क्वार्टर्स मैनेज द स्टाफ बेनिफिट फंड। क्वेश्चन नंबर 29, प्रधान कार्यालय पर गठित कर्मचारी हित निधि समिति का अध्यक्ष कौन होता है? चीफ पर्सनल ऑफिसर, जिसे हम मुख्य कार्मिक अधिकारी भी कहते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्टाफ बेनिफिट फंड फॉर्म एट द हेड क्वार्टर्स? चीफ पर्सनल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 30, अध्यक्ष के अलावा कर्मचारी हित निधि समिति में सरकार की तरफ से कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। मुख्य चिकित्सा निदेशक, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, उप महाप्रबंधक, सामान्य। अदर देन चेयरमैन, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइड इन द SBF कमेटी? 2 members, चीफ मेडिकल डायरेक्टर, एडिशनल चीफ इंजीनियर और DGM जनरल।
इसका मतलब है 2 मेंबर होंगे, वो चीफ मेडिकल डायरेक्टर और एडिशनल चीफ इंजीनियर, जिसे हम DGM GB जनरल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय हित कर्मचारी नीति समिति में सदस्य कौन होता है? हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी? महाप्रबंधक द्वारा नामित एक कल्याण अधिकारी, ए वेलफेयर ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय जनरल मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय कर्मचारी हित निधि में कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्राप्त यूनियन के कितने सदस्य होते हैं? कुल 6 सदस्य होंगे। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस representing the staff in central staff benefit fund committees? That is 6 member. क्वेश्चन नंबर 33, प्रधान कार्यालय या मंडल या वर्कशॉप स्तर पर कर्मचारी हित निधि समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सहायक कार्मिक अधिकारी या वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी या मंडल कार्मिक अधिकारी या वर्क्स मैनेजर या सहायक मैनेजर या वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी? Who is the chairman of SBF committee at headquarter division और वर्कशॉप लेवल? अगर हम हेडक्वार्टर लेवल की बात करें तो वहाँ डिप्टी CPO या SPO होंगे। अगर हम डिवीज़न लेवल की बात करेंगे तो सीनियर DPO और DPO होंगे। और अगर वर्कशॉप लेवल की बात करेंगे तो वहाँ वर्क मैनेजर या असिस्टेंट वर्क मैनेजर या SPO, एज द केस में भी जो भी वहाँ उपलब्ध होगा वो उसका चेयरपर्सन होगा। क्वेश्चन नंबर 34, मुख्यालय मंडल वर्कशॉप स्तर पर कर्मचारी हित निधि समिति का सचिव कौन होता है? हु इज द सेक्रेटरी ऑफ SBF कमेटी एट द हेडक्वार्टर डिवीजन वर्कशॉप लेवल? मुख्यालय लेवल का होगा तो वेलफेयर ऑफिसर होगा। मंडल पर है तो सीनियर और वेलफेयर इंस्पेक्टर हो सकता है या APO हो सकता है। और अगर वर्कशॉप पर है तो SNWI, एज द केस में बी। क्वेश्चन नंबर 35, मुख्यालय मंडल या वर्कशॉप स्तर पर कर्मचारी हित निधि समिति से मान्यता प्राप्त यूनियन के कितने सदस्य होते हैं? तो 2 सदस्य होते हैं, 2 मेंबर फ्रॉम ईच रिकॉग्नाइज्ड यूनियन। क्वेश्चन नंबर 36, कर्मचारी हित निधि कमेटी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 1 साल का। 1 year इज द टेन्योर ऑफ द ऑफिस फॉर SBFC मेंबर। क्वेश्चन नंबर 37 है, कर्मचारी हित निधि कमेटी बैठक के सदस्यों को कौन बर्खास्त कर सकता है? हु कैन रिमूव और डिसमिस द मेंबर ऑफ SBFC? महाप्रबंधक हैं, GM साहब जो हैं, किसी भी कर्मचारी हित निधि कमेटी बैठक के सदस्यों को बर्खास्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, एक बार बर्खास्त या इस्तीफे के बाद सदस्य को पुनः कर्मचारी हित निधि कमेटी बैठक में नामित किया जा सकता है? यस, बिल्कुल नामित किया जा सकता है, अगर उसने चाहे बर्खास्त किया गया हो या उसने खुद अपना इस्तीफा दिया हो। कैन ए मेंबर हु हैज़ बीन रिमूव्ड हैज़ रिजाइंड बी रीनॉमिनेटेड टू SBFC? 39, किसी मामले में सदस्यों की सहमति न होने पर मामला किसे भेजा जाएगा? अगर किसी भी मामले में सदस्यों की सहमति नहीं है तो उसका अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है वो GM साहब को होता है, जिसे हम जनरल मैनेजर या महाप्रबंधक कहते हैं। महाप्रबंधक का निर्णय ही अंतिम होगा और महाप्रबंधक को ही भेजा जाएगा, उसके अलावा वो किसी को नहीं भेजा जाएगा। एक प्रॉपर चैनल के तहत महाप्रबंधक को भेजेंगे और महाप्रबंधक का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। क्वेश्चन नंबर 40, महाप्रबंधक द्वारा कर्मचारी हित निधि की वार्षिक रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? अब सोचने और समझने के बाद, अगर महाप्रबंधक द्वारा कर्मचारी हित निधि की वार्षिक रिपोर्ट किसे भेजी जाएगी, तो डिवीज़न की जिम्मेदारी होती है कि वो GM साहब को भेजें और GM साहब की जिम्मेदारी होती है कि वो रेलवे बोर्ड को भेजें। तो जब भी कभी इस तरह प्रश्न आएंगे थोड़ा सा आप कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करेंगे, और अगर GM साहब कहीं भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे आगे की ओर तो वो हमेशा रेलवे बोर्ड ही मैक्सिमम केसेस में
जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हॉस्टल सब्सिडी सहायकी कुल कितने बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है। ये आमतौर से सभी को पता होता है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए मिलता है, अप टू फॉर 2 चिल्ड्रंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, हॉस्टल सब्सिडी सहायकी वर्तमान में कितना दिया जाता है। तो अधिकतम 3,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा प्लस 25%, यानी 3,000 रुपये मिलेगा प्रति बच्चा पर, और उस पर 25% पर चाइल्ड मिलेगा। 43, हॉस्टल सब्सिडी सहायकी के रुपये 3,000 प्रति माह कब दे होता है, कब से दे, सॉरी प्रति माह कब से दे है। तो ये 1/9/2008 से लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, हॉस्टल सब्सिडी सहायकी किन परिस्थितियों में दे है। जब कर्मचारी के बच्चे अन्य स्टेशन पर आवासीय स्कूल से अध्ययनरत हों तभी दे है। क्वेश्चन नंबर 45, हॉस्टल सब्सिडी सहायकी किस कक्षा तक अध्ययनरत बच्चों को दे है। अप टू 12th क्लास, यानी कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए दे है। 46 है, एक कर्मचारी जो किसी अन्य विभाग का है और रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है को तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा सकती है, नहीं। हर कर्मचारी जो कि अन्य विभाग का है और रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, जैसे किसी अन्य विभाग का है और वो रेलवे में सुविधा अपनी प्रदान कर रहा है, तो उसके तकनीकी शिक्षा के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति किन पाठ्यक्रम हेतु प्रदान की जाती है। केवल तकनीकी कोर्स, ओनली फॉर टेक्निकल कोर्सेस। स्कॉलरशिप फॉर टेक्निकल एजुकेशन इज सैंक्शन फॉर व्हिच कोर्सेस। तो ये तो थोड़ा सा सीधा सीधा है, थोड़ा सा घुमा दिया है। टेक्निकल एजुकेशन स्कॉलरशिप है तो टेक्निकल कोर्स के लिए ही दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक रेल कर्मचारी का बच्चा जिसे स्कूल या कॉलेज से छात्रवृत्ति मिल रही है तो क्या उसे रेलवे द्वारा छात्रवृत्ति होगी, नहीं। अगर वो स्कूल से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है तो उसे रेलवे उसे छात्रवृत्ति नहीं देगी। यदि उसे स्कूल या कॉलेज से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है तभी वो रेलवे से स्कॉलरशिप पाने का हकदार होगा। तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय पहली प्राथमिकता किसे दी जाती है। केवल डिग्री कोर्स को, फॉर डिग्री कोर्सेज। तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय पहली प्राथमिकता किसे दी जाएगी, केवल डिग्री कोर्सेज को। क्वेश्चन नंबर 50 है, तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय डिग्री कोर्स के बाद प्राथमिकता किस कोर्स को दी जाती है। तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय डिग्री कोर्स के बाद की बात कर रहा हूँ, वहाँ पहली प्राथमिकता की बात कर रहा था, तो यहाँ पर क्या है, डिप्लोमा कोर्सेज आएगा। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, डिग्री कोर्स की बात करेगा और डिप्लोमा कोर्स की बात करेगा, तो वहाँ छात्रवृत्ति स्वीकृत कब होगी, उसी समय स्वीकृत की बात होगी जब तकनीकी शिक्षा में पहली प्राथमिकता की बात आएगी। और जब डिग्री कोर्स के बाद की बात आएगी तो ये डिग्री कोर्स यहाँ इन्वॉल्व हो गया। यहाँ देखिए, डिग्री कोर्स के बाद की अगर बात करेगा तो हो कहाँ जाएंगे हम, डिप्लोमा कोर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु ग्रुप डी या SC/ST कर्मचारियों के बच्चों को कितना आरक्षण है। तो आपको पता है कुल 15% है, जिससे 2 भागों में बांटा। ग्रुप डी हेतु केवल 5% है, SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% है। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु ग्रुप डी SC/ST कर्मचारियों के बच्चों से आवेदन प्राप्त न होने पर उक्त आरक्षित छात्रवृत्ति क्या लैप्स हो जाएगी, नहीं, वो लैप्स नहीं की जाएगी। अगर वहाँ कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तो अन्य कर्मचारियों के जो पात्र बच्चे होंगे उनको पुरस्कृत की जा सकती है, और उसके लिए जो SBF की कमेटी रहती है वो निर्णय ले लेती है आपस में कि हमको क्या करना चाहिए, और जो निर्णय उस कमेटी द्वारा लिया जाता है उसके हिसाब से वो कमेटी अपना कार्य करती है। और अगर वो चाहती है बच्चों को पुरस्कृत करके तो पुरस्कृत कर देती है, और नहीं चाहती है तो नहीं करती है। इसका क्वेश्चन नंबर है 53, यदि किसी रेल कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाए या विकोटीकृत हो जाने पर उस कर्मचारी के बच्चों को स्वीकृत तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी या चलती रहेगी।
तो ऐसा नहीं है कि उसकी चलती रहेगी या रुक जाएगी। यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो तब तक चलेगी, चलती रहेगी जब तक कोर्स पूरा नहीं हो जाता। अगर कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि एक रेल कर्मचारी रेल सेवा से इस्तीफा या त्यागपत्र दे देता है तो क्या उसके बच्चों को छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी? हाँ, क्योंकि जब कर्मचारी रेल का रहा ही नहीं तो रेल से मिलने वाली सेवाएं जो हैं उसकी खत्म हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर है 55, यदि एक अराजपत्रित रेल कर्मचारी स्थानापन्न रूप से राजपत्रित पद पर पदोन्नत हो जाता है तो क्या उसके बच्चों को स्वीकृत छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी? नहीं, जब तक उनका राजपत्रित पद पर स्थायीकरण नहीं हो जाता। रेलवे इंस्टीट्यूट क्लब का संरक्षक कौन होता है? रेलवे इंस्टीट्यूट क्लब का संरक्षक कौन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका आप उत्तर याद रखेंगे। जीएम साहब ही रहते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि एक अराजपत्रित कर्मचारी राजपत्रित पद पर नियमित रूप से पदोन्नत हो जाता है तो उसके बच्चे का स्वीकृत छात्रवृत्ति बंद हो जाएगी? तो हाँ, बंद हो जाएगी। अगर राजपत्रित पद पर नियमित रूप से पदोन्नत हो जाता है तो उसके बच्चे की स्वीकृत छात्रवृत्ति बंद हो जाएगी, क्योंकि अराजपत्रित कर्मचारी था, राजपत्रित पद पर नियमित होता है तो उसको जो अन्य सुविधाएं मिलती हैं अतिरिक्त वो बंद हो जाती हैं गजटेड में। क्वेश्चन नंबर 58, यदि किसी रेल कर्मचारी के बच्चे को स्नातकोत्तर मेडिकल या इंजीनियरिंग की डिग्री हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृत है, यानी रेल कर्मचारी है, स्नातकोत्तर है मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग डिग्री के लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत है और उस कर्मचारी का स्थानांतरण या अन्य रेलवे में हो जाता है तो उसे छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी या चालू रहेगी? तो चालू रहेगी। कब तक? जब तक उसका कोर्स पूरा नहीं होगा। कोर्स पूरा हो जाने के बाद बंद कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, रेलवे इंस्टीट्यूट क्लब का उप संरक्षक कौन होता है? तो उप संरक्षक जो है डीआरएम साहब होते हैं। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण दो प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगर संरक्षक की बात करेगा तो हमारे जीएम साहब होंगे और उप संरक्षक की बात होगा तो डीआरएम साहब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, रेलवे इंस्टीट्यूट व क्लब आदि का रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? तो सामान्य सी बात, अगर इस तरह का ऑप्शन मिलता है तो कन्फ्यूजिंग है, तो रेल प्रशासन की है, क्योंकि रेलवे की बनाई हुई बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूट है, क्लब है, तो उसकी जिम्मेदारी जो है रेलवे स्टेशन की होगी। क्वेश्चन नंबर 61, यदि एक रेलवे की इमारत अधिकारियों के क्लब के रूप में इस्तेमाल की जाती है तो उसका कोई किराया वसूला जाएगा? नहीं। अगर कोई भी रेलवे की इमारत अधिकारियों के क्लब के रूप में इस्तेमाल की जाती है तो उसका कोई भी किराया वसूल नहीं होगा। लेकिन याद रहे किसके लिए? जब अधिकारियों के क्लब के रूप में इस्तेमाल होगी तभी नहीं वसूला जाएगा। अगर कर्मचारी करेगा तो प्रशासन ले लेता है, कर्मचारी को मतलब क्रश करते हैं। क्या रेलवे संस्थान में इंस्टीट्यूट नियुक्त ग्रुप डी कर्मचारी को किराया मुक्त आवास उपलब्ध कराया जा सकता है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 63, रेलवे संस्थानों व क्लबों की सदस्यता किस आधार पर होती है? ऑप्शनल होती है, वैकल्पिक। विच ऑफ द टाइप ऑफ मेंबरशिप टू रेलवे इंस्टीट्यूट? ऑप्शनल है, जिसको चाहें अपना दे दें। 64 नंबर क्वेश्चन, रेलवे संस्थानों व क्लबों के संबंध में नियम बनाने के लिए कौन सक्षम होगा? अब रेलवे संस्थान हो या क्लब है तो नियम बनाने के लिए, क्योंकि संस्थान और क्लब का संरक्षक जो है सामान्यतः जीएम साहब ही होते हैं, तो नियम बनाने का जो पावर है वो जीएम साहब को ही रहता है। और अगर उसका उप संरक्षक डीआरएम साहब भी हैं तो कोई भी नियम अगर बनाया जाएगा तो जीएम साहब के संज्ञान में लेकर ही नियम बनाए जाते हैं। इसका मतलब जो मेन पावर है वो जीएम साहब ही हैं, वही सक्षम है नियम बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, चलते फिरते पुस्तकालयों के पुस्तकों की कीमत कहाँ से वहन की जाती है? तो कर्मचारी हित निधि से ही वहन की जाती है। चलते फिरते पुस्तकालयों की पुस्तकों की कीमत कहाँ से वहन की जाती है? तो याद रखिएगा, कर्मचारी हित निधि से, कर्मचारी हित निधि से ही वहन होगी। कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों हेतु आवास गृह का किराया कितना है? तो 25 रुपये प्रतिदिन प्रतिसूट। क्वेश्चन नंबर 67 है, कार्यरत ग्रुप सी व डी कर्मचारियों के लिए अवकाश गृह का किराया कितना होता है? तो 12 रुपये है ग्रुप सी के लिए और 5 रुपये है ग्रुप डी के लिए। और ये सरकारी हॉलीडे होम रहते हैं जिनका किराया रहता है कर्मचारियों को
सुविधा के लिए रहते हैं। जैसे कोई कर्मचारी बाहर जाता है तो वहाँ रुक सकते हैं, और वो कर्मचारियों को रहने की सुविधा और यात्रा में सुविधा ना हो, इसलिए उन्हें बहुत कम खर्चे पर इस तरह की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। जिससे ग्रुप सी के लिए 12 रुपये पर और ग्रुप डी कर्मचारी के लिए 5 रुपये प्रतिदिन प्रसूट के लिए वो लेकर वहाँ रुक सकता है। क्वेश्चन नंबर है 68। सेवानिवृत्त ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए अवकाश ग्रहण का किराया कितना होता है? तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बात कर रहा है, याद रखना। वहाँ क्या था, कार्यरत हैं यानी काम करने वाले कर्मचारी हैं जो भी सेवा रेलवे को प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ का सेवानिवृत्त अर्थात जो रिटायर हो गए हैं, वो ग्रुप सी से रिटायर हुए हैं या ग्रुप डी से रिटायर हुए, उनके लिए कितना अवकाश गृह का किराया लिया जाएगा? तो सेवानिवृत्त कर्मचारी अगर ग्रुप सी से रिटायर हुआ है तो उसको 25 रुपये का वहन करना होगा, और अगर ग्रुप डी से ही रिटायर हो गया है तो उसे 12 रुपये का वहन करना होगा वहाँ ठहरने के लिए। यानी कोई रिटायर कर्मचारी हो या सेवारत कर्मचारी हो, दोनों के लिए अवकाश गृह में सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में है, एक रेल कर्मचारी जिसने तकनीकी त्यागपत्र दे दिया है यानी टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया है, वह मानार्थ पास ले रहा है, क्या वह अवकाश गृह की सुविधा पात्र है? हाँ, अभी बता दिया, जब रिटायर भी हो जाता है तब भी मिलता है। तो उसने टेक्निकल रिजाइन दिया है यानी कुछ शर्तों के अनुसार दिया और मानार्थ पास ले रहा है, अर्थात उसकी गृह अवकाश गृह की सुविधा का पात्र रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 70। एक रेल कर्मचारी के स्वास्थ्य की दृष्टि से जलवायु बदलने हेतु क्या व्यवस्था की गई है? स्वास्थ्य लाभ गृहों की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 71। स्वास्थ्य लाभ गृहों में निकटतम रेलवे डॉक्टर को सप्ताह में कितनी बार जाना चाहिए? तो उसके निर्धारित किया है, सप्ताह में 2 बार जाना है। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्वास्थ्य लाभ ग्रहों का किराया कितना होता है? तो स्वास्थ्य लाभ का किराया जो है ग्रहों के अवकाश ग्रहों के समान दर पर है, अर्थात वही अगर रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो 25 रुपये 12 रुपये, और अगर सेवारत हैं तो 12 रुपये और 15 रुपये अवकाश ग्रहों की समान दर के बराबर ही चार्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। क्या बिना शुल्क के भी स्वास्थ्य लाभ गृहों में ठहराया जा सकता है? तो उसका जवाब है हाँ, ठहराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 74। क्या बिना शुल्क के लाभ गृहों के आवंटन पर शुल्क की वसूली कहाँ से की जाती है? तो स्टाफ बेनिफिट फंड से। क्वेश्चन नंबर 74 के बाद 75। रेलों में स्काउट व गाइड किस संघ के अधीन कार्य करता है? तो भारत स्काउट एंड गाइड। अक्सर देखा होगा कुछ सरकारी विद्यालयों में भी इस भारत स्काउट एंड गाइड की व्यवस्था रहती है, और इसके जनक बेडन पावेल माने जाते हैं। तो पढ़ें, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76। प्रत्येक वर्ष स्काउट गाइड कोटे में मंडल स्तर पर ग्रुप डी के तहत कितनी रिक्तियाँ भरी जाती हैं? अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक वर्ष यानी एवरी ईयर की बात कर रहे हैं। स्काउट गाइड कोटे के तहत, कौन सा कोटा? स्काउट गाइड कोटा में। कहाँ? डिवीज़न लेवल पर। किस लेवल की? ग्रुप डी लेवल की। कितनी रिक्तियाँ भरी जाती हैं? तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने सारे हमने गोले लगाए, हर चीज़ को ध्यान से देखना है। यानी एवरी ईयर स्काउट कोटे के तहत किस लेवल पर? डिवीज़न लेवल पर। कौन से क्लास की? ग्रुप डी क्लास की। कितनी रिक्तियाँ भरी जाती? केवल 2 रिक्तियाँ भरी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्वेश्चन
देखिए, स्काउट व गाइडों को प्रशिक्षण शिविर रैली में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश व पास दे हैं। हाँ, तो उनको पास की सुविधा दे है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है। स्काउट गाइड को एक कैलेंडर वर्ष में एकदम कितना विशेष आकस्मिक अवकाश स्पेशल कैजुअल लीव डे है। किसकी बात कर रहे हैं? स्काउट गाइड की। तो उनको 30 डेज का अवकाश मिलता है, जबकि सामान्य कर्मचारी को जनरल में 5 छुट्टियां हैं और CL 10 हैं। डिपो में 10 मिलती हैं, और अगर आप किसी ऑफिस में हैं तो वहाँ 8 CL और 2 RH के रूप में प्रदान की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कारखाना अधिनियम द्वारा शासित रेल संस्थानों में कितने कर्मचारियों पर कैंटीन की व्यवस्था की जाती? हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप कैंटीन्स इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट व्हिच आर गवर्न बाय द फैक्ट्रीज एक्ट? तो वहाँ पर 250 कर्मचारी या उससे अधिक कर्मचारियों के लिए की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 80, हस्तकला केंद्र की योजना पर खर्च कहाँ से किया जाता है? कर्मचारी हित निधि से। क्वेश्चन नंबर 81, क्या रेलवे के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में बाहरी व्यक्तियों को भर्ती कर सकते? तो उसका ऑप्शन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 82, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों पर किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो केवल सरल व्यवसाय, ओनली सिंपल ट्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 83, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम और पर्पस ऑफ द वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर? तो तकनीकी प्रशिक्षण देना ताकि कुशलता बढ़ाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 84, सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु उपकरण खरीदने के लिए वित्त की व्यवस्था कहाँ से की जाती है? तो कर्मचारी हित निधि से। क्वेश्चन नंबर 85, सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे मुशायरा, कवि सम्मेलन आदि आयोजित करने हेतु वित्त की व्यवस्था कहाँ से की जाती है? तो कर्मचारी हित निधि से। एक चीज़ और है, जहाँ भी फंड अवेलेबल कराने की बात आएगी सामान्यतः, वहाँ जो भी पैसा खर्च होता है वो ज़्यादातर कर्मचारी बेनिफिट फंड से ही, मतलब स्टाफ बेनिफिट फंड से ही होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ करके भी आप समझ सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। उत्तर देने से पहले एक बार प्रश्न को ठीक से ज़रूर पढ़ें और कोशिश करें कि उस प्रश्न को अच्छे से समझ लें, उसके वैकल्पिक उत्तरों को भी समझें, ताकि आप ये सही से सटीक जवाब दे सकें कि नहीं, इसका उत्तर स्टाफ बेनिफिट फंड कर्मचारी हित निधि ही होगा या नहीं, तभी उसका जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है, एक आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर को मानदेय का भुगतान कहाँ से किया जाता है? तो वही बात आ गई जो कर्मचारी हित निधि से। फुल टाइम अगर है तो 21,000 रुपये, पार्ट टाइम है तो 12,500 रुपये, यानी 2 पार्ट में है। अगर फुल टाइम करेगा तो हम उसको 21,000 रुपये प्रदान करेंगे, और पार्ट टाइम करता है तो 12,600 रुपये। आयुर्वेदिक डिस्पेंसर को कितना मानदेय दिया जाता है? यानी डिस्पेंसर से मतलब है जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वहाँ रहता है, डॉक्टर ने कोई दवा लिख दिया आयुर्वेद की, और वो जो काउंटर पर आप जाएंगे दवा लेने के लिए, तो जो डिस्पेंसर है मतलब दवा देने वाला, तो उसको 7100 रुपये मतलब 7,100 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। एक होम्योपैथिक डिस्पेंसर को कितना मानदंड
कितना मानदेय दिया जाता है, उसको है 2,000 रुपये। अब देखो यहाँ अंतर है, बहुत बारीक समझने की चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन यही होता है अक्सर। यहाँ बात कर रहा है आयुर्वेदिक डिस्पेंसर की, और यहाँ क्या बात कर रहा है होम्योपैथिक डिस्पेंसर की। आयुर्वेदिक की बात करेगा तो 7,100 पाएगा, अगर होम्योपैथिक का है तो 2,000 रुपये पाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89, आयुर्वेदिक दवाओं हेतु स्टाफ बेनिफिट फंड से कितने बिल की व्यवस्था की जाती है, तो 8,000 रुपये की। क्वेश्चन नंबर 90 है, होम्योपैथिक डिस्पेंसर की आवश्यकता न होने पर उसके मानदेय का पैसा कहाँ उपयोग में लिया जाता है, तो होम्योपैथिक दवाइयों में। यानी यदि होम्योपैथिक डिस्पेंसर नहीं है तो उसके पैसे का उपयोग होम्योपैथिक दवाइयों के उपयोग में, खरीदारी में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 91, होम्योपैथिक दवाइयों हेतु स्टाफ बेनिफिट फंड से कितने बिल की व्यवस्था की जाती है। होम्योपैथिक दवाइयों हेतु स्टाफ बेनिफिट फंड से कितने बिल की व्यवस्था की जाती है, यानी 3,000 प्लस 2,000, कह रहा 2,000 रुपये यदि होम्योपैथिक डिस्पेंसर न होने पर ही, है ना, यानी 3,000 रुपये कर सकता है। अगर होम्योपैथिक डिस्पेंसर नहीं तो 200 रुपये उसको अतिरिक्त मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92, आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक डॉक्टर के पार्ट टाइम और फुल टाइम ड्यूटी घंटे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सामान्यतः 8 घंटे ही होता है और पार्ट टाइम के लिए 4 घंटे का निर्धारण किया गया है, ठीक है। और हमारा आज का चैप्टर कर्मचारी हित कल्याण निधि से संबंधित प्रश्न समाप्त हुए। चैनल को वॉच करने के लिए थैंक यू। कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।